नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम अर्जुन है। अर्जुन झारखंड के रहने वाले हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट के। ये जो घटना उनके साथ घटी थी ना, उनके साथ नहीं, उनके चाचा जी के साथ में। चाचा जी की उनकी नई नई शादी हुई थी। चाची घर में आई थी। अब फिर वो घटना का शुरुआत हो चुकी थी। तो क्या हुआ था उनके चाचा के साथ में या चाची के साथ में, आइए जानते हैं अब इस कहानी में जा कर के। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जो भेजे हैं उनका नाम तो अर्जुन आप जान ही चुके हैं। अर्जुन का जन्म भी नहीं हुआ था। अर्जुन, ये कहानी लगभग 30 साल की पीछे की है। अर्जुन का अभी उम्र है 20 साल। तो जाहिर सी बात है अब उनका जन्म तो हुआ नहीं होगा। अर्जुन बताते हैं, ये जब मैं होश संभाला, बड़ा हो गया, और तब कभी कभी हमारे घर में चर्चा चलती थी चाचा की वो कहानी, वो घटना को, और तब मुझे जानकारी मिली थी। अब अर्जुन बताते हैं कि हमारा जो परिवार है खेती बाड़ी पर आश्रित है। खेती बाड़ी से ही हमारा घर का हर एक काम चलता है। घर का राशन से लेकर के बाजार तक जो कुछ भी खरीदना उतना है, जो खेती बाड़ी से अन्न होता था उसको बिक्री किया जाता था। अब फिर पैसा नगद आ जाता था तो घर खर्च के लिए रखा जाता था। अब चाचा जी थे, एक पहलवान सरीखा व्यक्ति थे, लंबे कदकाठी के, देखने से भी पहलवान लगते थे। ताकत बहुत थी उनमें। आज सबसे ज़्यादा खेत में वही मेहनत करते थे। अब जब शादी हो गई, चाची घर में आ गई तो घर में खुशहाली आ गई थी। घर के सारे लोग खुशी में थे। अब लेकिन चाचा जी जो थे ना, हंसमुख व्यक्ति थे, देखने में बड़ा सीरियस लगते थे। ऐसे ऐसे मजाक किया करते थे कि लोग बाग अब डर जाते थे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन फिर वो हंस पड़ते। मजाकिया किस्म के इंसान थे, मेरी माँ बताती है। अब कहानी का जो शुरुआत हुआ उनके खेत से हुआ। खेत में फसल लगी हुई थी। जिम्मा रखवाली का था, चाचा के पास ही था। अब रात के खाना वाना खा करके अब वो मचान पर चले जाते थे, रखवाली करते थे खेत का कि जानवरों से बचाया जाए खेत को। और वो बहुत दिनों से रखवाली करते थे। जब जब फसल आता था, कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। अब समय भाग अब ऐसा आ चुका था उस टाइम में। और एक रात रखवाली कर रहे थे और तब उनको लगा कि जिस मचान पर हैं वो मचान जोर से हिलने लगा। ना कोई तूफान आ रहा था, ना कोई आंधी थी, ना ऐसा कोई चीज़ दिखाई पड़ रहा था जिसका वजह हो, जिस वजह से मचान हिले। अब चाचा जी नींद में थे, सोए हुए थे मचान के ऊपर में। जब मचान पूरी तरह से डगमगाने लगी ना तो वो लगा कि गिर जाएंगे। संभल करके उठे, नीचे देखने लगे, तब उनको कोई नज़र नहीं आया। अब मचान भी अब जो हिल रही थी, डगमगा रही थी, वो भी रुक गई जब चाचा जी नींद से जाग गए थे। अब देखने लगे थे नीचे कि आखिर मेरी मचान क्यों हिल रही है, वजह क्या है। लेकिन तभी मचान हिलती हुई जो थी स्थिर हो गई। अब चाचा जी आसपास देखने लगे, ऐसा कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से मचान हिल सके। अब खैर कुछ देर इंतजार करने के बाद चाचा जी फिर अपना सो गए, गहरी नींद में आ गए। कुछ ही देर सोए होंगे कि फिर
वह मचान फिर हिलने लगी। इस बार जल्दी से उठे, नीचे देखे तो कोई नहीं। अब फिर वो मचान रुक गई जो हिल रही थी जोर जोर से। अब चाचा जी थे थोड़ा डर से गए थे कि आखिर बात क्या है, ये मचान मेरा कौन हिला रहा है। ना तो खेत में कोई जानवर है, ना कोई गाय है, ना कोई भैंस है, तो कौन आकर के मेरे मचान हिला रहा है, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। इस बार ये मचान हिल करके रुक गई थी। अब चाचा जी के दिल में संदेह हो गया था, क्योंकि थोड़ी ही दूर आगे जाकर के जो शमशान था, गांव के शमशान, ये जो उनका गांव था उनका भी था शमशान और दूसरे गांव का भी था। वहाँ पर मुर्दा जलाए जाते थे। चाचा जी ने सुन रखा था कि अमावस की रात को, पूर्णमासी की रात को उस शमशान के आसपास में आत्माएं भटकती रहती है। लेकिन चाचा जी इन चीज़ों को मानते नहीं थे, भूत प्रेत पर विश्वास करते ही नहीं थे। लंबे कदकाठी के मजबूत शरीर था, डरते तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जब दूसरी बार मचान हिला ना तो उनको डर लगने लगा। उनको मन में थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा कि ये मचान मेरा कौन हिला रहा है। ना हवा चल रहा है, ना कोई तूफान है, ना खेत में कोई जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, तो आखिर मचान हिलने का वजह क्या है। अब वो थोड़ा डर गए थे। लेट तो गए दोबारा, मचान जब स्थिर हो गई तो लेट गए दोबारा मचान पर, और इस बार सोए नहीं, आंखें मूंद लिया और इंतजार करने लगे कि इस बार मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मेरी मचान कैसे हिलती है। अब सजग थे, कुछ देर झूठ मूठ का ऐसे ही खराटे लेने लगे थे ताकि कोई भी हो लगे कि सो चुका है। और इसका फायदा भी उनको हुआ। करीब 10 मिनट के बाद में अब हल्की हल्की जैसे आहट से सुनाई पड़ी, जैसे कोई उस मचान के पास में आ रहा हो। अब चाचा जी तो आंखें मुदे हुए थे, इसी ताक में थे कि कोई भी मचान के पास में आए तो मैं उसको देखूं और पकड़ भी लूं। और जैसे ही बच्चाप मचान के पास आकर रुकी तो चाचा जी जो आंख बंद किए पड़े थे उन्होंने अपना आंख खोल दिया और नीचे देखे। अब वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज उन्होंने बिल्कुल साफ सुना था। जब दिखाई नहीं दिया तब भी वो हिले डुले नहीं, बस लेटे रहे, खराटे बजाते रहे। और कुछ ही देर के बाद में वो मचान फिर जोर जोर से हिलने लगा। अब चाचा जी एकदम डर गए। ऊंची मचान थी, लेकिन उन्होंने कूदने में देरी नहीं की, छलांग लगा दिया नीचे। कच्ची जमीन थी, खैर चोट तो नहीं आई, और चाचा जी तो वैसे ही मजबूत कदकाठी के थे। लेकिन जैसे ही कूदे एक चीख सुनाई पड़ी, बड़ी ही डरावनी चीख। और जैसे चाचा जी को लगा कि मैं किसी शरीर पर कूदा हूं, हाड़ मांस की शरीर है, ऐसा उनको महसूस हुआ। लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। चीख जो सुनाई पड़ी किसी औरत की तरह चीख लग रही थी। अब फिर वो चीख अब गायब हो चुकी थी। अब उस जगह पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। अब चाचा जी की हालत और खराब हो गई कि आखिर ये चीख किसकी थी। अब जब मैं कूदा था ऊपर से तो किसके ऊपर कूदा था। हाड़ मांस का शरीर मुझे एहसास हुआ था, तो कौन हो सकता है। जब चीख सुनाई पड़ी तब लगा कि कोई औरत है, कोई लड़की है। इसके बाद चाचा जी रुके नहीं। मचान तो दूर की बात, खेत की तरफ भी नहीं भागे, सीधा गांव वाला पगडंडी पकड़ लिए थे। डर करके अब फुल स्पीड में अब भागते हुए गांव पहुंच गए। आधी रात का ऊपर का वक्त चल रहा था। गांव में पहुंचे, अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोला गया। अब परिवार के सारे लोग जग चुके, सब पूछने लगे कि हुआ क्या तेरे साथ में, इतना घबराया हुआ क्यों है, डरा हुआ क्यों है। तब चाचा जी ने अब सारी बात बताई, दादी माँ को, दादाजी को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, सारी बात बताई।
चाची जी भी वही थी, वो भी सुन रही थी। अब जब सब कोई ये बात को समझा तो सब डर से गए थे कि आखिर ये कौन औरत हो सकती है। अब सब संदेह करने लगे थे। अब उनको लगने लगा कि जरूर इसमें कोई चुड़ैल या भूत का काम है, और कोई तो हो ही नहीं सकता है। जो दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस तो हुआ कूदने पर कि कोई हाड़ मांस का शरीर जैसा है, और चीख भी सुनाई पड़ी। तो जरूर कोई ना कोई आत्मा वहाँ पर थी, या वो कोई भली आत्मा हो या बुरी आत्मा हो या फिर कोई चुड़ैल हो। अब इन्हीं तीनों ऐसी चीज़ों में से कोई हो सकता है। अब चाचा जी सामान्य थे उस टाइम में, डरे तो जरूर थे, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य था बिल्कुल सही था। ऐसी कोई परेशानी उनके साथ में नहीं हुई थी। अब डर तो उनकी कहानी सुनकर के घर के परिवार के सारे लोग डर चुके थे। आखिरकार जितनी मुंह था घर में, अब अलग अलग बात थी। मेरी माँ का कहना था कि वहाँ पर जो शमशान घाट है, शायद अब वहीं का आत्मा भटकती हुई या खेत में आ गई होगी, और वो जानबूझ करके मचान को हिला रहे होंगे डराने के लिए। मेरे पापा का कहना था कि जरूर कोई दुष्ट आत्मा होगी। मेरी दादी का कुछ और ही बात था, दादाजी का कुछ और ही बात था। मतलब जितने मुंह उतनी बात थी। लेकिन इन बातचीत से जो चाचा जी थे घबरा भी रहे थे, डर भी रहे थे। अब जैसे तैसे रात तो कट गई। चाचा जी बिल्कुल सामान्य थे। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर में कोई साया आ चुका है, अब कुछ उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो रही है। लेकिन अब उस मचान पर अब जाने के लिए तैयार नहीं थे, इतना डर चुके थे। तब वो ड्यूटी मेरे पापा को मिली। पापा भी डर रहे थे जाने में वहाँ पर। तो दादाजी ने कुछ उनको चीज़ दिया था, एक माला दिया था जो किसी बाबा ने दिया था दादाजी को। आप बोले कि इस माला को तो अपने साथ ले जा, तेरे पास में कोई आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा, किसी तरह का कोई भी आत्मा तेरे या कोई भूत चुड़ैल तेरे पास में नहीं आएगी। मैं तो ये छोटों को भी दे रहा था, चाचा जी को, लेकिन ये भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था, इसलिए नहीं लिया। देख लिया ना नतीजा इसका। अब पापा जो थे उस माला को लेकर के अब डर तो जरूर रहे थे। अब मचान पर चले गए थे। इधर चाचा जी थे, अब घर में रह रहे थे। स्वास्थ्य बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पापा अब मचान पर ड्यूटी लग चुकी थी। अब सब कहानी तो सुन चुके थे चाचा जी के द्वारा, तो पापा भी डरे हुए थे। आधी रात हुई, ना जाने कब गहरी नींद आ गई, और फिर उनको ऐसा कुछ सपना दिखाई पड़ा, डरावना सपना। तो जाग गए। लेकिन वो सपना है, पापा जब बताते थे कि मैंने एक भयानक सपना देखा था। मैं देखा था कि उस खेत के, जो हमारा खेत है, उसके अंदर में एक लंबी सी औरत सफ़ेद कपड़ों में अब घूम रही है। अब मैं मचान के ऊपर में हूँ। अब मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ सपने के अंदर में कि तुम मेरे खेत में क्या कर रही हो, मेरे खेत से निकल जाओ। और तब वो औरत हंसने लगती है। देखते ही देखते उसका जो आकार है और बड़ा हो जाता है, डरावना हो जाता है, और तब मेरे पापा का नींद खुल जाता है। लेकिन वो एक सपना था, इसलिए पापा डरे तो जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। खैर सारा रात निकल गया। अब ऐसा कुछ पापा के साथ नहीं हुआ था। एक बुरा सपना जरूर आया था जो मैंने आपको बताया, सामान्य बात थी ये। घर में आए, अब दादाजी पूछने लगे कि बता तेरे साथ कोई अनहोनी हुई क्या। तब पापा ने बताया कि मैंने एक सपना ही देखा है। तो दादाजी पूछने लगे क्या सपना देखा, बता। तब पापा ने पूरी कहानी बताई कि मैं अपने मचान पर सो रहा था सपने में भी। अब मैं देखा कि एक लंबी सी सफ़ेद कपड़ों में औरत मेरे खेत के अंदर घूम रही है। मैंने उसको टोका कि तू मेरे खेत के अंदर में क्या कर रही है, भाग जा यहाँ से। तब उस औरत का आकार बढ़ने लगा, देखते ही देखते लंबी हो गई थी, चेहरा भी भयानक हो गया था। अब फिर पिताजी सपना सुना करके डर भी गए थे। अब जो दादाजी थे अब उसका मतलब
निकालने में लग गए थे। बिल्कुल शांत थे, अब मतलब को अब निकालना चाहते थे कि इसका क्या मतलब है, कौन हो सकती है औरत। अब कुछ देर के बाद अब वो अपने आप बोलने लगे, जरूर यही औरत छोटे को मिली होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर वो ये पवित्र माला लेके जाता तो ये घटना तो नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। अब रात भी निकल गई, सब कुछ कई दिन बीत गए थे। अब पापा रोज जाते थे रात के टाइम में रखवाली करने के लिए, लेकिन वो सपना बस एक ही रात को आया था, पापा बता रहे थे। इसके बाद कोई सपना अपना नहीं, ना कोई मचान हिला रहा था, ना कोई चीख मार रहा था, कोई डरावनी वहाँ पर घटना नहीं हुई थी, सब सामान्य चल रहा था। इधर घर में जो चाचा थे वो भी, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके शरीर पर कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी है या उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है। सब नॉर्मल था, हंसी मजाक घर में चलता था। अब सब कोई लगने लगा कि जो चाचा जी के साथ हुआ है एक नॉर्मल घटना है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं। सब लोग मान चुके थे, इस घटना को अब भूलने भी लगे थे। कुछ दिन जरूर बीता था। अब दिन के टाइम में चाचा जी खेत में जाते थे, पापा के साथ में दादाजी भी जाते थे। अब शाम के टाइम में सूरज जैसे डूबने लगता था, ढलने लगता था, तो सारे लोग अब लौट आते थे, घर में आ जाते थे। और उस शाम को भी ऐसे ही हुआ था। चाचा जी भी, दादाजी भी और पापा भी अब खेत से घर आ गए थे। हाथ पैर, अब बाहर कुआं था, उस कुएं से पानी निकाल करके हाथ पैर धो करके अब घर के अंदर प्रवेश करते थे। ऐसा ही हमारे घर का नियम था। जो भी कोई बाहर से आता था तो बिना हाथ पैर धोए घर के अंदर प्रवेश वर्जित था। ऐसा मेरे दादाजी का हुक्म था और सब कोई इस चीज़ का फॉलो करता था। लेकिन जैसे ही कुएं से पानी अब खींच करके बाल्टी से और चाचा जी पैर धोने लगे तो अचानक उनके सर में तेज दर्द होने लगा। अब वो अपना सर पकड़ करके बैठ गए कुएं के पास में, जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, सर पीटने लगे। अब चाचा जी को देख करके पापा दौड़े, दादा दौड़े और घर से जो भी था, दादी, मेरी माँ, अब ये लोग कुएं पर आ गए। हुआ क्या सब कोई। चाचा जी बताने लगे कि मेरे सर में अचानक तेज दर्द होने लगा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। चाचा जी वास्तव में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। अब शाम मैंने ढल चुकी थी, रात हो गई थी। अब उनको घर में लाया गया, जो घर में देसी उपचार होता है अब वही दादाजी करने लगे। तेल वगैरह का मालिश, कुछ और देसी नुस्खा आजमाया गया। और कुछ देर के बाद में अब उनको थोड़ा राहत महसूस हुई। अब फिर उनकी आंखें बंद हो गई। अब दादाजी ने सबको बोला कि अभी इसको जगाने की जरूरत नहीं है, जब अपने आप उठेगा ना तब सही रहेगा। दर्द की वजह से बहुत बेचैन था, अब हर किसी ने देखा था। अब इसको आराम मिला है तो नींद आ गई है, अभी सोने दो, जब अपने आप उठेगा तब हम इसको उठाएंगे, तब इसको खाना खिलाया जाएगा, अभी सोने दो। चारपाई पर चाचा जी सो गए थे आंगन में, और घर के बाकी परिवार था जो अब रात का टाइम था, खाने का टाइम था, सब लोग खाना वाना खा रहे थे। और चाची जी बार बार चारपाई की तरफ जा रही थी चाचा जी को देखने के लिए, देख लेती थी। अभी चाचा जी सो रहे थे। अब दादाजी का हुक्म था कि उठाना नहीं है जब तक अपने आप ना उठे, और वही चाची जी कर रही थी। पास जरूर जाती थी, देखती थी और फिर अपने कमरे में आ जाती थी। अब रात के करीब 10 बज गया था। दादाजी भी आते थे, एक नज़र देखते थे चाचा जी को, और फिर कहते थे कि अभी थोड़ी देर और सोने दो। आखिरकार 10:30 बज गया। अब गांव में तो 10:30 बहुत टाइम हो जाता है, वहाँ के तो लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि जल्दी सुबह में उठना होता है। अब हर कोई कहने लगा, दादी भी कहने लगी, भाई कब तक सोता रहेगा, भूखा है सारा दिन का, तो इसको उठाओ, खाना वाना खिलाया जाए।
अब दादाजी को लगा कि हाँ, ज़्यादा टाइम हो चुका है सोए हुए, उसको अब उठाया जाए। अब दादाजी चाचा जी को उठाने लगे। अब कुछ देर के बाद में चाचा जी आंख खोलते थे, अब फिर आंख बंद कर लेते थे। आखिरकार जब नहीं उठे, कई कोशिशों के बाद में आंख खोलते थे और फिर देखते थे और फिर आंख बंद कर लेते थे। अब कई कोशिश दादाजी कर चुके थे, जब नहीं उठे चाचा जी, और तब लोटे के पानी से अब उनके आंखों पर छींटा मारना शुरू किया। अब पानी पड़ते ही चाचा जी की आंख खुल गई और वो सो रहे थे, उठ करके चारपाई पे बैठ गए। जब दादाजी ने देखा आंखें, तो आंखें तो सुर्ख लाल हुई पड़ी है, एकदम लाल लाल, जैसे नशे में हो चाचा जी, ऐसा उनका हालत हुआ पड़ा था। और वो बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर हर तरफ देख रहे थे। अब दादाजी की भी अब घबराहट हो गई कि आखिर छोटे को हुआ क्या। पूछने लगे, छोटे हुआ कि तेरे को? अब कोई जवाब नहीं दे रहे। अब ये सब सुनकर के दादी भी आ गई, बाकी परिवार भी लोग आ गए आंगन में चरपाई के पास में। लेकिन चाचा जी किसी को पहचान नहीं रहे थे, ना दादाजी को, ना पापा को, ना दादी को, घर के किसी सदस्य को पहचान नहीं रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी किए हुए कभी आसमान की तरफ देखने लगते, हाँ कभी उन लोगों की तरफ जो वहाँ पर खड़े थे, हमारे परिवार के सदस्य, सबके चेहरे को घूरते थे, अब फिर नज़र झुका लेते थे। दादाजी भी कहते, छोटे उठ, खाना खा ले, बहुत देर तो सो लिया, अब तो अपना नींद खोल, अभी तक नींद में है क्या? लेकिन दादाजी के किसी बात का चाचा जी जवाब नहीं देते थे। अब दादाजी भी पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या तेरे को छोटे? उठ जल्दी से, खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा बेटा। लेकिन चाचा जी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। अब जो दादाजी थे और घर के परिवार के सारे सदस्य अब उनकी हालत देख करके बेचैन हो गए कि आखिर इसको हुआ क्या है। कहीं तेज दर्द होने के कारण दिमागी संतुलन तो नहीं हिल गया है। किसी को संदेह नहीं था कि कोई भूत प्रेत का मामला है, कि वो काफ़ी दिन बीत चुका था। अब अपने मन में दादाजी कई तरह की शंकाएं अब उनको दिमाग में आने लगा था। फिर अब ठंडा तेल लेकर के और वो सर के मालिश करना चाहा दादाजी कि अब सही हो जाए। लेकिन जैसे ही दादाजी तेल हाथों में लेकर के और छोटे को, मैंने चाचा जी को गए तेल लगाने के लिए, तो चाचा जी ने झटक दिया और एक गुर्राते हुए आवाज में जैसे कोई औरत बोल रही हो। अब जो गुर्राहट था चाचा जी के मुंह से निकल रहा था, वो उनकी आवाज़ तो हो ही नहीं सकती थी। एक औरत जैसे गुर्राती है, झगड़ा करती है, ऐसी ही आवाज़ अब चाचा जी के मुंह से निकल रहा था। अब अभी तक जो दादाजी थे पुराने व्यक्ति थे और वो पहचान नहीं पाए थे कि इनके शरीर के अंदर में कोई आत्मा घुस गई है, कोई चुड़ैल घुस गई है, वो पहचान नहीं पाए थे। उनको लगा कि दर्द के वजह से ये उल्टी सीधी बात कर रहा है और कोई वजह नहीं है। अब जो भी था, दादी थी, अब सर के मालिश वो भी करने जा रही थी कि कुछ आराम आ जाए, काबू में आ जाए बेटा। लेकिन दादाजी को तो झटके ही थे, दादी को भी धक्का दे दिए थे और गुर्राते हुए सबको धमकी देने लगे कि तुम लोग कोई भी नहीं बचोगी, मैं सबको मार दूंगी, सबको मार के खा जाऊंगी। जब ये सब आवाज़ उनके मुंह से निकलने लगा, चाचा जी के मुंह से, तो दादी एकदम डर गई, सहम गई और दादा भी अब डर गए थे। अब तो उनको विश्वास होने लगा कि जरूर इसके ऊपर में कोई भूत या भूतनी सवार हो गई है। अब रात के टाइम हो चुका था। अब ओझा, तांत्रिक, पंडित अब कहाँ मिलेगा। अब हमारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झाड़ फूक का काम करता हो, तंत्र मंत्र जानता हो। अब तो दादाजी कुछ कर सकते थे। अब वो भगवान का पूजा पाठ करते थे, भगवान पर विश्वास करते थे। आखिर उन्होंने ही अब छोटा मोटा जो तंत्र मंत्र जानते थे अब वो करने लगे।
गंगा जल से अब उनके शरीर पर छिड़कने लगे। और जैसे ही गंगा जल शरीर पर पड़ता था और वो चाचा जी तड़प जाते थे। अब बड़ी भयानक भयानक मुंह से आवाज़ निकालते थे और ऐसे झपट्टा मारते थे हाथ से जैसे किसी को पकड़ लेना तो तोड़ मरोड़ कर रखते। अब तो डर के मारे उनके पास में चारपाई के पास कोई जा ही नहीं रहा था। और ना तो चारपाई से उठ रहे थे ना हिल डुल रहे थे, बस चारपाई पर बैठे हुए कभी आसमान की तरफ देख करके और कभी ज़मीन पर और कभी आसपास घूर रहे थे लोगों को। अब सब कोई समझ चुका था कि मामला बिगड़ चुका है, अब क्या किया जाए। अब तो दादाजी जो तंत्र मंत्र जानते थे वो भी अब थक चुके थे, उनके बस का भी बात नहीं था। आखिरकार अब रात किस तरह गुजारना था। इसी बीच जो चाची थी अब मेरी जो दादी से कहने लगी कि इनको खाना तो खिलवा दीजिए, सुबह से भूखे हैं, ज़रूर अगर कुछ खाएंगे तो हो सकता है कि ये पूरी तरह से होश में आ जाए। तब दादी को लगा कि हाँ ऐसा एक बार पूछ लेते हैं। तब चाची से दादी बोली कि तू खाना निकाल के ले आ। अब थाली में खाना जो रोज़ बनता था, दाल रोटी सब्जी जो भी घर में, अब लेकर आया क्या। और दादी ही बोली चाची से कि तू अपने हाथ से खाना दे, थाली पर रख दे, देखते हैं क्या करता है। अब डरते डरते चाची खाना तो लेके आई थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था उनका भी कि अब सामने जाकर के थाली उनके खाट पर रखे, हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत किया और थाली ले जाकर के चाचा जी के खाट पर सामने रख दिया। जल्दी से अब पीछे हट गई। अब बोलने लगी कि अब तो खाना खा लीजिए ना, आप सुबह से भूखे हैं। अब तब चाचा जी घूर करके उस थाली की तरफ देखने लगे। अब घूर घूर करके थाली को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस थाली में है क्या। अचानक थाली को हाथ में उठाया और जोर से दूर झटक दिया। थाली दूर जा गिरी, दाल कहीं और, सब्जी कहीं और, रोटी कहीं और। एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी, चीखती हुई आवाज, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस खिलाओ, मुझे मांस ले आओ, मुझे भूख लगी है। अब तो सारे परिवार और डर गया और चाची तो दूर जा भागी, एकदम डर गई थी चाचा जी की हालत देख करके। अब तो 100% सब लोग यकीन कर चुके थे कि जो चाचा जी के ऊपर में कोई आत्मा है, चुड़ैल है, वो मांसाहारी है। अब हमारे घर में तो इस टाइम मांस मिलने से रहा। अब जैसे तैसे अब उस आत्मा को शांत करने में लग गए दादाजी और कहने लगे कि आप शांत हो जाइए, इस वक्त मांस कहीं नहीं मिलेगा, सुबह होते ही मैं जाऊंगा और मांस लेके आऊंगा और तब तक इस लड़के को आप छोड़ दीजिए, बकस दीजिए, आप चले जाइए। ये मेरा वादा है कि दुकान खोलते ही और सुबह मैं मांस लेके आऊंगा, आपको मैं दे दूंगा, आप अभी इस लड़के को छोड़ दीजिए। बार बार दादाजी विनती करते रहे और जो चाचा जी थे अब बिल्कुल दादाजी की तरफ घूर करके देख रहे थे। अब फिर वही भयानक आवाज, फटी फटी सी आवाज आई कि भूलना मत, मैं दोबारा आऊंगी और मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करना। और इसके बाद चाचा जी अब जैसे लगा कि सो रहे हैं और देखते ही देखते चारपाई पर धरसाई हो गए। अब घर के लोगों ने सांस लिया शांति से। अब दादाजी अब उलझन में तो काफ़ी लग रहे थे, पहले से सब कुछ इनके साथ में घर में घट रहा है तो परेशानी तो सबको हो रही थी। अब दादाजी सबसे ज़्यादा फिक्रमंद थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने तो वादा कर दिया उसको मांस खिलाने का, अगर हमने एक बार मांस खिला दिया उस आत्मा को तो आत्मा कभी मेरे छोटे का शरीर छोड़ करके जाएगी नहीं। अब तो उसको लालच हो जाएगा कि जब मैं बोलूँगी तभी मांस आ जाएगा। अब यही सोच विचार में अब दादाजी लग गए थे। रात अब जैसे गहरा रही थी और आखिरकार
चाचा जी अब कराहते हुए एक कराह सुनाई पड़ा और चाचा जी आंख खोल दिए। और इस बार में उनकी आंखें बिल्कुल सामान्य थी, कोई लाल नहीं थी, कोई सुर्ख नहीं थी। और उठते हुए कहने लगे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब नॉर्मल थे वो, अब जो घर के बाकी परिवार था अब सबको पहचान रहे थे। तब दादी अम्मा कही कि बेटा मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ, दर्द गायब हो जाएगा। अब दादी अम्मा अब सर की मालिश करने लगी, मालिश करवाने भी लगे आराम से। तब दादी कहने लगी बेटा अभी तो तुझे कुछ महसूस हुआ था तो तुम्हारे शरीर के अंदर में? तो चाचा जी कहने लगे नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है क्या हुआ था। सोचने लगे, याद करने लगे। तब दादी याद दिलाने लगे कि बेटा तू खेत से आया था और कुएं पर हाथ पैर धो रहा था और तभी तुझे सर दर्द हुआ था, तेज चिल्लाने लगा था और इसके बाद जैसे तू अपना होश खो गया था। तो क्या हुआ था बेटा? लेकिन चाचा जी को कुछ भी याद नहीं था। वो सर पर हाथ रख करके सोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। आखिरकार पहली रात किसी तरह से निकल गई। घर में अब शांति था, वो अब होश में आ चुके थे चाचा जी, लेकिन परिवार के लोग अभी भी सब डरे हुए थे। अब सुबह होते ही अब जो दादाजी थे मांस लेने तो नहीं गए, सीधा अब किसी तांत्रिक की खोज में निकल गए थे। अब दोपहर में लौटे तो साथ में तांत्रिक था। अब तांत्रिक को पूरी कहानी उन्होंने बता ही दिया था कि इस घर में हमारे बेटे के साथ में ऐसा हुआ है। खेत वाली कहानी बता दिया और जो मेरे पापा के साथ में सपना आया था वो भी सब कुछ बता दिए थे। तांत्रिक आया तब चाचा जी बिल्कुल सामान्य थे, आम जैसे दिन होता है वैसे ही था। अब तांत्रिक उनको देखने लगा, पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे दिमाग में कुछ भारीपन है, शरीर भारी भारी सा है? तब चाचा जी कहने लगे हाँ मेरे सर में दर्द होता है, अब कभी कभी इतना तेज होता है फिर कुछ झटके में सही हो जाता है, शरीर भारी भारी से भी है। तब तांत्रिक कहने लगा कि ठीक है, मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ दवा, और उसको पियो और उससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। कोई अपनी शीशी निकाल करके और उनके मुंह में टपका दिया। अब जैसे ही मुंह में गया अब चाचा जी तो एकदम चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, छटपटाने लगे जमीन पर गिर करके। अब तो घर में एकदम तमाशा सा बन गया था, सब लोग घबरा गए थे। चाची जी तो रोने लगी। दादी का मेरा वही हाल था, लेकिन शांत थे मेरे पापा और मेरे दादा। अब सब लोग को बता रहे थे कि तुम लोग चिल्लाओ मत, रो मत, सब कुछ सही हो गया, हो जाएगा। तुम लोग रोगे चिल्लाओगे तो मामला बिगड़ता जाएगा। तब घर के लोग शांत हुए थे। तांत्रिक भी कह रहा था कि सबको यहाँ से हटा दीजिए, मैं अकेले में रहूँगा और तब इनका इलाज कर पाऊँगा। आखिरकार चाचा जी के आसपास से हर एक किसी को हटा दिया गया। अभी भी चाचा जी का वही हालत था, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब मुंह से वही आवाज़ निकल रही थी औरतों वाली, घरघराहट खरखराहट, अजीब सी भारी भारी सी आवाज़ थी। और तांत्रिक का अब उनसे चाचा जी से बात करने लगा जैसे वो खुद बोल रहे हो, और कहने लगा देखो तुम जो कोई भी हो अपना आने का मकसद बताओ, इस बच्चे के शरीर में तुम क्यों आई हो, क्या चाहती हो, जल्दी से बता दो। अब वो आत्मा जो थी अब कुछ देर तो ऐसे ही अब इधर उधर कर रही थी, सही ढंग से बता नहीं पा रही थी। अब दूसरी बार भी वही शीशी अब एक आध बूंद फिर चाचा जी के मुंह में डाला, अब फिर तो चिल्लाने लगे। तब तांत्रिक जो थे और कहने लगे कि तू कौन है और तू इस बच्चे के शरीर में क्यों आई है, क्या चाहती है इसके साथ में। तब वो औरत अब तांत्रिक को बताने लगी कि मैं शमशान घाट में रहती हूँ, अब मैं तो खेत में घूम रही थी, अब मैं देखी थी इस लड़के को मचान पर सोया हुआ, अब मैं तो सिर्फ डराना चाहती थी। मैं उस मचान को बम्बू को हिला रही थी ताकि वो डर जाए,
डराना तो मेरा काम ही है। अब 2 बार तो मैं कर चुकी थी, तीसरी बार जब करने गई ना तो ये मेरे ऊपर ही कूद गया था। अब मुझे लगा कि ये मेरे साथ में गलत किया है। तब मुझे गुस्सा आ गया और तब मैं इसके साथ आ गई थी। अब तांत्रिक कहने लगा कि देखो, जो तुमने करना था अब तक तो कर दिया, अब अपनी भला चाहती हो तो इस लड़के का शरीर छोड़ो और जहाँ से आई हो तुम वहीं निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें पकड़ करके मैं कहीं ऐसी जगह ले जाऊंगा कि कहीं तुम जिंदगी में अपनी इस जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो भलाई इसी में है कि तुम अपना इस लड़के का शरीर छोड़ दो और जहाँ से आई हो उसी श्मशान में चले जाओ, और आगे से कभी भी इस लड़के के शरीर में आने का चेष्टा भी मत करना। अब कस्मे वादे तांत्रिक ने सब खिलाए। इसके बाद वो चाचा जी थे जो औरत के मुँह से मैंने जबान से बोल रहे थे, और वो कहने लगे कि मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, और इसके बाद में मैं चली जाऊंगी। अब तांत्रिक दादाजी को आवाज़ दी कि गंगा जल ले आओ, पानी ले आओ, उसमें गंगा जल डाल देना, और वही लोटे के पानी ले आकर के चाचा जी को दिया गया था। अब 1 घूंट पीने के बाद में चाचा जी इधर उधर फिर देखने लगे थे। तब तांत्रिक ने डांटते हुए कहा कि जल्दी से पी लो, नहीं तो ये पानी मैं तुम्हें फिर नहीं दूंगा। अब फिर चाचा जी पूरा लोटा का पानी पी गए थे, और इसके बाद एक तरह से बेहोश से हो गए थे। लेकिन जब तांत्रिक ने उठाया तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तांत्रिक पूछने लगा उनसे कि बताओ तुम्हें क्या महसूस हुआ था, लेकिन चाचा जी कुछ भी नहीं बता पाए। कहने लगे मुझे तेज दर्द महसूस हुआ था, इसके बाद मुझे कोई भी जानकारी नहीं। अब दादाजी को तांत्रिक बताया कि अब काम खत्म हो चुका है, अब वो आत्मा जो भी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, अब तुम्हारे लड़के के पास में नहीं आएगी, लेकिन इस लड़के को मचान पर बिल्कुल मत जाने देना कुछ महीनों तक। जब मैं बोल दूंगा तब ये जा सकता है। लेकिन चाचा जी का जो डर था अब तो होश में थी, और कहने लगे कि मचान पर मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं उस रात में बिल्कुल डर चुका था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया, सब कुछ बोलने लगे थे जो उनको याद था। आखिरकार अब वो आत्मा जो भी उनके शरीर में थी अब निकल चुकी थी, और इसके बाद दोबारा उनके शरीर में प्रवेश नहीं किया था। अब रखवाली जो किया करते थे मेरे पापा, पापा को बस एक ही रात वही सपना आया था। अब उसके बाद उनके पास में ना कोई साया आया, ना कोई भूत दिखाई पड़ा, और ना कोई चुड़ैल, ना कोई बुरा सपना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो हमें भेजे हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी का ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो मुझे आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।